जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आज हम पढ़ेंगे 17 सितंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहां पर 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और इसी में से आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय के लिए, पहली भारतीय महिला वकील हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर सीधे नियुक्ति यहां पर की गई है। तो यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब यह एक प्रकार का जीके भी बन चुका है, तो इसे आप हमेशा के लिए याद रखें। साथ ही याद रखें, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो वह थी फातिमा साहेब बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है पृथ्वी के भार की तुलना में? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, 1/6। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। मान लीजिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका भार, इसका 1/6 मतलब कि 10 किलोग्राम होगा। यह क्वेश्चन इसी एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में मैंने यह क्वेश्चन बताया था और सेकंड शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई गई है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से होता है। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, देखिए एक चित्र आपको दिया गया था एग्जाम में और पूछा गया था, दिए गए परिपथ में जो धारा का प्रवाह है वह किस दिशा में होगा? तो यहां पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रॉनों। दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वह वामावर्त होगा। तो देखिए यहां पर चित्र को ध्यान से देखेंगे तो इधर पर प्लस और इधर माइनस है और इलेक्ट्रॉन जो है वह माइनस से प्लस की ओर बहते हैं। तो इसमें विद्युत का प्रभाव किधर होगा या इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव होगा वह किधर होगा? वामावर्त दिशा में होगा। तो यहां पर पूछा गया वामावर्त दिशा में किसका प्रभाव होगा? तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए खालिस्तान कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, पेड़ पौधों में अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कौन से कोशिकाएं होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पेरेनकाइमा कोशिकाएं पौधों के आंतरिक विकास के लिए होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नरसिंह देव प्रथम ने। देखिए इसी दिन 17 सितंबर मतलब कि फर्स्ट डे को जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, इसी की फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया और सेकंड शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था, किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह ओडिशा में स्थित है और यह सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, नाभिकीय बल। यह क्वेश्चन भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। एक परमाणु है, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं और इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। तो यहां पर न्यूट्रॉन के द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित जो बल है यह क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिकीय बल काफी प्रबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 7। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता जो है वह 7 होती है। अब देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है यह 8 होता है, तो इसकी कक्षा होती है 2, 6 और क्लोरीन की यहाँ पर परमाणु क्रमांक होता है 17, तो इसकी कक्षा होती है 2, 8, 7। तो आपसे पूछा गया ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो आंसर होगा 7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वृषण में। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। नरों में लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है जिसका निर्माण वृषण में होता है और वृषण शरीर के बाहर पाए जाते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण शरीर से कम तापमान पर निर्मित होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शक्ति। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति को हम P या पावर को P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और P बराबर से होता है W/T। कार्य करने की दर को ही क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, 2000 रुपए के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम। 2000 के नोट पर छपा मंगलयान अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम कहलाता है। 2018 ग्रुप डी एग्जाम में जितने भी भारतीय नोट जो नए छपे थे, जैसे 10, 20, 50, 100, 200 और 500 और 2000, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि इन पर किस आकृति का चित्र है। तो यह सभी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर जो है ये जिसे हम खाने के सोडा के नाम से भी जानते हैं, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बिंद शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा वाकाटक। बिंद शक्ति वंश के संस्थापक वाकाटक थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जो कि गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश के बिंद शक्ति के साथ कराया था। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खालिस्तान कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है सुवेरिन। सुवेरिन जो है यह कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन पौधों में पाया जाता है और इस हार्मोन के कारण पौधे जो हैं यह सूर्य की ओर झुकते हैं। सूर्य जिस दिशा में होगा पौधे उस दिशा में झुक जाएंगे। यह हार्मोन आप लोगों को सनफ्लावर जैसे पौधों में देखने को मिलेगा। आपने सूरजमुखी का फूल देखा होगा, वह उसी तरफ होता है जिस तरफ सूर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, और वैसा किस लिए होता है? तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या अभिक्रिया करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH के साथ HCl अम्ल जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, यह अभिक्रिया करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली जो लहरें हैं वह कैसी होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर वह है अनुदैर्घ्य। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किससे संबंध रखता है, किस ब्लॉक से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डी ब्लॉक से। परमाणु क्रमांक 57 वाला जो तत्व है यह डी ब्लॉक से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का जो कोण है वह कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 90 डिग्री। देखिए कार्य का जो सूत्र होता है दोस्तों वह होता है W बराबर से F इंटू डी कॉस थीटा। यदि cos थीटा की जगह हम cos 90 मान रखते हैं तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। अब इसके साथ आप अगर F और D का मल्टीप्लाई करते हैं तो यह सब भी क्या हो जाएगा 0। तो कार्य कब शून्य होता है? जब लगाए गए बल और विस्थापन के बीच जो कोण है वह 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 संवेग। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। संवेग P बराबर से mv होता है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। संवेग जो होता है यह वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस समूह में निष्क्रिय गैसें पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 18वें समूह में निष्क्रिय गैसें पाई जाती हैं। 18वें समूह के तत्वों को नोबेल गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप लोगों की आने वाली ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफी बेटर तैयारी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, घर्षण बल, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा दोनों? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। पिंड की स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा तथा गिरती हुई गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा होती है। तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है, वहां इसे यारलंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये यहां पर लिखा, आप लोग इसे देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तथा उमानंदा विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप बनाती है। तो इसी पर यह दोनों द्वीप स्थित है। आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम 18 सितंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में दिए गए क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, भारत। भारत आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को अब तक 5 बार जीत चुका है। ठीक है, जब यह एग्जाम हुआ था 2018 में, जब तक 4 बार था, लेकिन अभी 2021 में भारत ने 5वीं बार यह खिताब जीत लिया है। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, बोल्गा। बोल्गा जो है यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगर बोल्गा नदी की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 3687 किलोमीटर, और इसे डॉन नदी से मिला दिया गया है। इससे समुद्री जहाज काला सागर से होकर यूरोप महाद्वीप में जाने लगे हैं। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सा लचीला और कोमल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तांबा जो है यह लचीला और कोमल है। इसके अतिरिक्त सल्फर, कार्बन और फास्फोरस यह सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तांबा का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह Cu होता है। इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। अभी एनटीपीसी एग्जाम लेवल 6 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि तांबा अर्थात कॉपर का जो परमाणु क्रमांक है वह क्या होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसे आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी होती हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रोजन गैस। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गैसें भरी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में कब 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों और तनों में पत्तियों से अलग नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो है यह एक सूक्ष्म जीव है जो कि जड़ों और तनों पत्तियों में अलग अलग नहीं है। तो यह आपसे पूछा गया था, इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट बॉडी है या कौन सा ऐसा पौधों से संबंधित है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग अलग नहीं है? तो यह है स्पाइरोगायरा। यह अति सूक्ष्म होता है, इसमें जड़, पत्तियां और तना अलग अलग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, जाइलम। जाइलम जो है यह एक जटिल उत्तक है। जाइलम उत्तक पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह जड़ों से जल का परिवहन पेड़ पौधे के पूरे भागों में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, 17।
आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में हेलोजन्स को रखा गया है और हेलोजन्स जो है यह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटीपीसी एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है वाटरलू का एग्जाम जो युद्ध कब लड़ा गया था, वर्ष 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण केंद्र। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, O2 का उपयोग करके अर्थात ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन शरीर में कहां होता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल वाले प्रश्न देखना है जो आपसे गणितीय प्रश्न पूछे जाते हैं इन सब्जेक्ट से, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां आसानी से देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन, जिसे हम इंग्लिश में बडिंग कहते हैं, तो मुकुलन विधि द्वारा पुनरुत्पादित होता है और प्रजनन प्रक्रिया कार्यान्वित कर सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रा। हाइड्रा जो है यह मुकुलन विधि के द्वारा पुनर्प्रजनन कार्यान्वित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, करेबा जो कि एक मिट्टी या गाद का प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। करेबा एक प्रकार की मिट्टी है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है, जिसका उपयोग खेती करने में किया जाता है। जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? देखिए यह क्वेश्चन जो है दोस्तों, आप लोगों को मैं अभी तक 3 वीडियो करा चुका हूं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में यह पूछा गया था 17 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि 17 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए, अब थर्ड पार्ट जो कि हम 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट पढ़ रहे हैं, इसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया। मतलब 3 दिन रेगुलर, 3 शिफ्ट में 2 दिन 3 शिफ्टों में रेगुलर यह क्वेश्चन पूछा गया था। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है? तो आंसर होगा 1/6 गुना होता है। मान लीजिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका भार इसका 1/6 अर्थात 10 किलोग्राम होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है इसका भी एक रीजन है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, इसलिए इस दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुवेंद्र चहल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। बेकिंग सोडा का जो IUPAC नाम होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, वह होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। IUPAC नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है इसका फार्मूला? NaCO3, जिसे हम व्यापारिक भाषा में सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बेलूथम्पी दलबा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाने गए? आंसर होगा त्रावणकोर। बेलूथम्पी दलबा त्रावणकोर भारतीय रियासत से जुड़े थे और यह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो यह क्वेश्चन भी रिपीट किया गया। इससे पहले 17 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और इस शिफ्ट 18 सितंबर में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से आप लोगों को आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड, मोसले ने। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत मोसले के द्वारा किया गया। मोसले की जो आवर्त सारणी है इसे आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में जाना जाता है, जिसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, और कभी कभी आप लोगों से बिना बुझे चूने का सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो वह होता है CaO, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसे बिना बुझा चूना कहा जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, 5 से 8% वाले एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिरका। 5 से 8% वाले एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। सिरका अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 2.4 से 3.4 के बीच होता है। इसका उपयोग अचार बनाने तथा भोजन संबंधी कार्य विधि में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के सभी पेपरों में पूछे गए फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा जीव विज्ञान के प्रश्न देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेटर हो पाएगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।